सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम जो लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लास 12th के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ट्रिकी वे में भी पूछते हैं और इजी वे में पूछते हैं। लेकिन हाँ, हम जनरली क्या समझते हैं ना कि अरे भाई इसमें क्वेश्चन आया है तो इतना इजी नहीं हो सकता है, बट क्वेश्चंस आते हैं। हमें क्या करना है, हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमें ये चीज समझना कि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो देखो, ये ब्रांच केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री के ब्रांच का वो हिस्सा कह सकते हो आप जिसमें केमिकल एनर्जी से कुछ भी आप करो, मुझे नहीं मतलब इससे, लेकिन केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो उल्टा हो जाए, इलेक्ट्रिकल से किस में कन्वर्ट हो जाए, केमिकल एनर्जी। इन दोनों से कोई भी एक चीज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या तो भैया उनके आयंस का क्या खेल है, कैसे वो चीजें हो रही हैं और कितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स के वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कितने मास डिपॉजिट हो रहे हैं या मास आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन सभी के बारे में जो आप पढ़ोगे वो किस ब्रांच में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, मैंने इसलिए डेफिनेशन में लिखा भी है कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाइस वर्सा जहां भी मैं लिखा हूं, सारे बच्चे समझिएगा, जब भी मैं कहीं वाइस वर्सा लिखा हूं तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि वाइस वर्सा मींस उल्टा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और उसके रिलेशन के बारे में। तो ये चीजें आप वन बाय वन देखते भी जाओगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको दो चीजें याद रखनी है। मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है, एक मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, वो है अबाउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले तो बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। याद रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ये क्या हो जाए, इंक्रीज्ड, याद रखिएगा। आप सारे बच्चों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा अबाउट व्हाट, अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ओह माय गॉड, बिंदी लग गया यार देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो वो आपका होगा ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है तो वो होगा रिडक्शन। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने बोला Mg+2 से Mg। आप ये बताओ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, ऐसे एलिमेंट जब लिखे होते हैं उनका आप ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हो 0, तो भैया +2 से 0 हो गया। ये बताओ, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना घट गया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया। तो अगर घट रहा है, अगर घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो उनको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। लेकिन मान लो ये था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, Cl- से Cl2, देखो ऐसे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। आप ये बताओ, पहले -1 था, -1 से 0 हो गया, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, भैया बढ़ रहा है, तभी ये 0 हुआ। अगर घट रहा होता तो -2, -3, -4 तक चला जाता। तो मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, जहां पे घटे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये दो तरीके हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। नहीं भी दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा तो भैया एक बार रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ो ना प्रीवियस वाले टॉपिक में, तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा ना, ऐसा नहीं, देखो लेट होगा, मैं खुद ये बात मानता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इसको स्टार्ट किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो लेट होगा, लेकिन जब भी ये टॉपिक्स आएंगे मैं उसको प्रॉपरली वन बाय वन एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, मैं एक एक टर्म समझा रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा, इसीलिए मैं आपको एक एक टर्म समझा रहा हूं कि आप बीच में कह रहे हो सर ये क्या होता है, अभी सुना नहीं, तो वो मैं सारे चीजों को समझा रहा हूं। पहले इलेक्ट्रोलाइट टर्म दिया, देखो इलेक्ट्रोलाइट के तो बड़े डिजाइन बना दिए मैंने तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोलाइट कहता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिनमें क्या हो भैया, आयंस, क्या हो, आयंस, अगर आयंस हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जनरली आयनिक कंडक्टर टर्म्स उनके लिए यूज किया था, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बच्चे मुझे कहेंगे सर HCl फिर क्या है, ये तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो बेटा आयंस फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो उनके लिए एक नाम रख दिया गया, ये आयनिक कंडक्टर। ऐसा नहीं कि सबके सब आयनिक कंपाउंड वाले ही आयनिक कंडक्टर होंगे, ऐसा कोई टर्म नहीं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं इसलिए आयनिक कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रोड। ये सब बेसिक टर्म्स हैं, मैं बेसिक टर्म्स आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए जो आप आगे पढ़ने जा रहे हो उसमें ये क्या है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। परेशान नहीं होना किसी को। देखो, इलेक्ट्रोड क्या बोलता है, कोई भी ऐसा मेटल कह सकते हो, गैस, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, वहां पे या तो भैया ऑक्सीडेशन हो
या तो वहां पे क्या हो, रिडक्शन हो, कुछ भी हो, उस टर्म्स को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोड। मतलब जिस भी सरफेस पे या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन होता हो, उस सरफेस को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोड। अब अगर मान लो कोई भी ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं इलेक्ट्रोड पे ही, कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटा दोनों हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हादसा, ऐसा नहीं है किसी एक के साथ, लैब में बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था, शायद 11th या 12th में ये प्रैक्टिकल था, ठीक है। तो पहली बार मैंने ऐसे प्रैक्टिकल भी किए, अनहोनी प्रैक्टिकल। ये जो, रुक जाए मैं रंगीला कर दूं थोड़ा सा, समझ में आ जाएगा आप सारे बच्चों को। ये जैसे मैं लंबी लंबी, ये ब्लू ब्लू जानते जो मैं बना रहा हूँ, वो बेटा जानते कि आपका वो है कॉपर सल्फेट, स्काई ब्लू बन गया, वाह। वो क्या था आपका, कॉपर सल्फेट। और जो रेड कलर का मैंने मान लो बनाया ब्राउन कलर का ही, तो ये ब्राउन वाला जानते क्या था आपका, ये था हमारा जिंक का रॉड, ठीक है। ये हमारा क्या था, जिंक का रॉड। हमने यहाँ पे जिंक का रॉड इस कॉपर सल्फेट में डाला। ये लैब की बात है, मैंने रियल में देखा है तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, धीरे 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 करके ये ब्लू सरफेस जो है वो धीरे धीरे फेड होने लगा और किसमें चेंज हो गया, कलरलेस। अब हुआ क्या होगा, जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा होगा, क्या बना रहा होगा, ZnSO4, ये हो गया कलरलेस। अब कई लोग सोच रहे सर कॉपर गया कहां, फिर कॉपर यहाँ नीचे रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी। तो वहां से हमको एक चीज समझ में आई कि भैया इसमें हो रहा है इलेक्ट्रॉन का खेल। देखो ध्यान से, जिंक था, जिंक +2 बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। CuSO4 मतलब +2 था इसमें कॉपर, उससे ये Cu हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। देखो ये मेरी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि मैंने तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भैया बनाने के बारे में सोचा नहीं था, ये पहले ही बन गया था। साइंटिस्ट ने जब ऐसी चीजें की ना, उनको एक चीज समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सब लोगों ने कहा हाँ, कहां से कहां हो रहा है, कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। देखो जिंक था, जिंक से +2 बन गया, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और Cu+2 से वो Cu बन गया, यानी हम कह सकते हैं जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। अगर उसको मैं वायर के थ्रू पहुंचा दूं, सोचो कितना अच्छा सोचा इन्होंने, कहा उसकी अगर मैं वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन पहुंचा दूं ना, तब हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। अच्छी सोच है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा भैया तो इधर से इलेक्ट्रिक करंट आने लगेगा। तो ये मुद्दा जो था, दिमाग था, बहुत तगड़ा दिमाग था, लेकिन उस चीज को इन्होंने रिएक्शन फॉर्मेट में भी लिखने की पूरी कोशिश की कि भैया Zn+Cu2 Zn+2 Cu। तो ये है एक रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से देखो, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो रहा है रिडक्शन। ये एग्जांपल्स के हेल्प से, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखो पूरा यहाँ पे लिख दिया मैंने, आप भी देखते रहो, समझते रहो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां से इन्होंने स्टेटमेंट तैयार किया कि अगर हम वो इलेक्ट्रॉन को ना अपने हिसाब से घुमा ले जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा सारे बच्चे एक बात बताओ, जब मैंने ये कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर बना दे पहले, ब्लू ब्लू ब्लू, हाँ, मैंने जब ये कॉपर सल्फेट लिया था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जिंक की रॉड रखी थी, मैंने क्या रखी थी, जिंक की रॉड, तो क्या इसके लिए मुझे कुछ तीर चलानी पड़ी थी या इसके अंदर बम फेंकना पड़ा था कि ये रिएक्शन होगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई बम कुछ नहीं, अपने आप पे काम कर रहा था, अपने आप ही, किसी की जरूरत नहीं। बम कहाँ लोगे, तो खुद ही से काम कर रहा है। जो रिएक्शन खुद से काम करने लगे उनको हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। जैसे मान लो मैं ही हूं, मैं उठ नहीं रहा हूं, मुझे कोई उठा रहा है, तब हम स्पॉन्टेनियस नहीं, खुद ही समय उठ करे 5 ही बजे उठ गए, बताओ 5 ही बजे उठ गए, कहने अरे वाह कितना अच्छा बच्चा हमारा, अरे देखो समय उठ गया, तो वो होगा स्पॉन्टेनियस, जो खुद से कर ले। और जो ना कर पाए उसको नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये बताओ इसके लिए आपको कुछ मेहनत 30 मार खान बनने की जरूरत पड़ी? नहीं, खुद से हो रहा था ये रिएक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी ये रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। इसको बाहर से किसी वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से काम होता है, ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो एक टर्म आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेरी बात समझिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये शब्द बहुत इजी है, जो बच्चे फिजिक्स के टॉपिक को देखें, बहुत टफ है जो कभी सुने ही नहीं इसको, लेकिन मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई देखो ये पॉजिटिव चार्ज था,
और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, सीधी सी बात है भैया, इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो डेवलप्ड होगा, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, कुछ भी कह सकते हो, डेवलप्ड होगा। ये अलग अलग चार्जेस हैं तो भैया डिफरेंस भी क्रिएट होगा कि नहीं होगा? क्या भाई हम पॉजिटिव हैं तुम नेगेटिव, हम पॉजिटिव तुम नेगेटिव, चिल्लाएंगे सब। तो यानी इनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप्ड, दो चार्ज अपोजिट चार्जेस के बीच में बेटा जब भी पोटेंशियल डेवलप्ड होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पे हुआ वैसे सिर्फ क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रोड के बीच में होगा, इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल और मेटल आयन के बीच में होगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? खुद सोचो, वो क्या कहलाएगा भैया? वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बातें मुझे लगता है सारे बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन अब मैं एग्जांपल की तरफ समझाता हूँ। कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। देखो जिंक इसमें करता क्या है, पहले ये जिंक के बारे में लोग देखते हैं। जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखो अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक आयन में कन्वर्ट होता है Zn+2, तो इलेक्ट्रॉन तो रॉड पे ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बेटा? रॉड पे ही। अब +2 यानी जिंक +2 यहाँ पे रहेगा, जिंक +2 यहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन रॉड पे ही घूमेंगे। तो आप ये बताइए, पॉजिटिव चार्जेस आयंस फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन रॉड पे है, तो क्या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डेवलप होगा? खुद बताइए, इन दोनों के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डेवलप होगा। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये किसका हो गया? जिंक का। कॉपर के लाइन में अच्छा आप सोचिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। CuSO4 का सोल्यूशन लेते हैं, Cu+2 मान लो रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है, प्लस चार्जेस आ रहे हैं खूब ढेर सारे, याद रखना प्लस चार्जेस खूब ढेर सारे आ रहे हैं, और SO4-2 सोल्यूशन में घूम रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर से याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हो रहा है। तो भैया जब भी ऐसा हो, याद रखना जब भी ऐसा हो, तो इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बातें समझ में आ गई? बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई बेटा तो इट्स टू गुड। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो बार बार मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूँ, लेकिन अब आपको एक चीज समझना है कि इलेक्ट्रोड पे दो चीजें हो सकता है, या तो भैया ऑक्सीडेशन हो या तो रिडक्शन हो। हमेशा इस चीज को आप रट्टा मान लीजिए कि ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे सिर्फ क्या होता हो? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग बोलेंगे एनोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे क्या होता हो? ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग बोलेंगे एनोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन होता हो उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। ये आपको रट्टा मानना है, इसमें कोई नियम नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, इसमें कोई भी नियम नहीं है। हाँ तरीका अगर याद रखना है तो इसका तरीका है, आप बोल सकते हो ओए राही चलो, ओए राही चलो, बोलते ना ओए राही चलो। तो यहाँ ओए का मतलब है क्या? ऑक्सीडेशन एट एनोड। राही चलो का मतलब रिडक्शन एट कैथोड। तो ये बात जो बच्चे समझ गए उनके लिए बहुत आसान है। हाँ अगर आप चार्जेस भी जानना चाहते हो तो उसके लिए भी ट्रिक्स हैं। जैसे मैं जो अपने हिसाब से याद किया था उसका थोड़ा अलग टर्म था, आपके लिए हो सकता है कुछ अलग टर्म हो। ऊन, OAN, ऊन, ठीक है। राही चलो पैदल, राही चलो पैदल, RCP, ऊन राही चलो पैदल। तो ऊन का मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, राही चलो पैदल का मतलब रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। लेकिन याद क्या रखना है सारे बच्चों को? ये याद क्या रखना है कि ये सिर्फ किसमें होगा? गैल्वेनिक सेल में। अगर कोई बच्चा ये याद रख लिया ना कि गैल्वेनिक सेल में ऐसा चार्ज होगा, अभी क्या होता है मैं वो बात करने वाला हूँ कि क्या होता है गैल्वेनिक सेल, थोड़ी देर बाद आने वाला है। उसका जस्ट अपोजिट मतलब ऑक्सीडेशन एनोड, रिडक्शन कैथोड होगा, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव उल्टे हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। दूसरे वाले उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन ये अगर ये ट्रिक याद हो गया है तो आपके लिए अच्छा है कि ओन राही चलो पैदल, आपको याद रखना ओन राही चलो पैदल, तो गैल्वेनिक सेल का आपको चार्ज भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा है। आपको अपने हिसाब से कुछ भी लर्न कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरी ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों को याद है उन्हीं को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आने वाला है। कोई भी ऐसा डिवाइस उठाइए जिसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल या तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल होता हो, ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
अब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया। कितने हिस्सों में बंटवारा हो गया? दो हिस्सों में। कौन कौन भैया? एक था गैल्वेनिक सेल, उसी को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, और एक था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बात समझो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहता था कि भैया हमारे में दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा तो उसको आप नाम दीजिएगा गैल्वेनिक सेल। उसको आप क्या नाम दीजिएगा? गैल्वेनिक सेल। कई बच्चे समझ ही नहीं पा रहे सर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल का मतलब। बेटा मतलब रिएक्शन हो जाए, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगे, तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आप खुद इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रोलिसिस याद है सबको वाटर का, खुद इलेक्ट्रिसिटी दो जिससे वाटर टूट जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो भैया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बात समझ में आ रही है? अब गैल्वेनिक सेल के बारे में डेफिनेशन तो सारे बच्चे समझ गए। याद रखिएगा ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं। ये कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, खुद से रिएक्शन होने लगता है। अब हम आपसे ये कह रहे हैं बेटा कि इस डिवाइस में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे वो समझो सबसे पहले। ये अगर सारे बच्चों को अच्छे से दिख रहा है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन भैया अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे थोड़ा सा जूम करने का आप लोग मौका दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको जानबूझ के जूम किया है कि आपको सब चीजें समझा सकूं। बाद में हम इसको थोड़ा छोटा भी कर देंगे। एक बार ध्यान से सारे बच्चे ने इस डायग्राम को देखिए। देखिए इसमें है क्या, जो कंस्ट्रक्शन में लिखा है मैं वही चीज बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो भैया आपको दो कंटेनर लेने हैं। एक कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देना है, एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देना है। फिर जिसमें जिंक सल्फेट डाला बेटा उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, और जिसमें कॉपर सल्फेट डाला उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना सब कुछ करने, अरे भाई एक मिनट, आवाज 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 रुक जाइए। हाँ जस्ट सेकंड, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको एक चीज याद रखना है, सारे बच्चों को एक चीज याद रखना है कि जब हम बात करेंगे जिंक और कॉपर की, जब हम बात करेंगे जिंक और कॉपर की, तो आपको याद रखना है कि जिंक किस फॉर्म में, मत रंगीला हो गया, जिंक क्या होता है? जिंक आयन में बेटा कन्वर्ट होगा। चलो मान लो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन यहां बन गया, दो इलेक्ट्रॉन यहां बन गया, खूब ढेर सारे, और जिंक आयन यहां घूम रहा है। याद रखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो डेवलप्ड हो रहा है। अच्छा, अब हम एक चीज आ रहे बात करने कि मान लो भैया ये इलेक्ट्रॉन डेवलप्ड हो भी गया, हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब CuSO4 में से Cu+2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया? कॉपर। क्या बन गया? कॉपर। अच्छा, खूब ढेर सारे कॉपर यहाँ डिपोजिट हो रहे होंगे, तो जानते हो नुकसान क्या हो रहा है? खूब SO4 बनने होंगे, खूब SO4 बनने होंगे। जिंक+2 बना, खूब ढेर सारा बनते चला गया, यहाँ पे खूब इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करा, खूब जिंक+2 बन गया। अब आप एक बात सोचो बेटा, इसको न्यूट्रल करने के लिए कुछ है नहीं, इसके बाद जिंक+2 खूब ढेर सारे जिंक+2 है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि ये जिंक+2 जब ज्यादा हो जाएंगे तब भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देगा। कारण एवरी पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, तो ये पॉजिटिव वाला जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। मतलब एक बैरियर डेवलप्ड हो गया। वैसे ही Cu+2 खूब डिपोजिट हो गया, ठीक है, मैं कह रहा हूं Cu+2 खूब डिपोजिट हो, कोई बात नहीं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मेरी बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे खूब नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? कुछ बच्चे मुझसे बोलने वाले सर अट्रैक्ट करते हैं, हाँ? जीरो मिलेगा भेली, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को। चलो मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता, याद रखना कि भैया नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आने नहीं देगा और यहां से जाने नहीं देगा। ये बोल रहा है तुमको जाने नहीं दूंगा, खींच लूंगा यहीं पे, ये कह रहा तुमको आने नहीं दूंगा, हमारे गुंडा राज में तुम कैसे आओगे, इतनी हिम्मत, ठीक है। तो मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा है, ठीक है, ये आने नहीं दे रहा है, रोक दिया। अब इसको मेंटेन करने के लिए ना, ये जो ऐसा बनाया ना यू, उल्टा यू, ये उल्टा यू जानते हो क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सॉल्ट ब्रिज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। पता है ये क्या करता है? आपको यहाँ पे खूब ढेर सारे आयन दिख रहे हैं, अगर ये मान लो न्यूट्रल हो जाए या किसी
इस इलेक्ट्रॉन के पास ना जाकर, ठीक है, किसी और के कांटेक्ट में आ जाए तो सॉल्ट ब्रिज में क्या होते हैं, कंपाउंड, मेनली आयनिक कंपाउंड को प्रेफर किया जाता है। ये अगर जली के पेस्ट में मतलब इनको तैयार किया जाता है। कई बच्चे कह रहे हैं सर जली में क्यों, डायरेक्ट KCl डाल दो मिल जाएगा। तो मेरे लिए एक चीज याद रखो, अगर मैं डायरेक्ट KCl डाल दूंगा तो उससे मुझे सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो जानते हो क्या होने वाला है बेटा? अगर मैं बहुत ज्यादा ऐसे मतलब ये एक्टिविटीज अगर मैंने किया तो होगा क्या कि भैया सारे के सारे कंपाउंड ही स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे एक टूथपेस्ट का मैं एग्जांपल ले लूं, टूथपेस्ट में आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, कि भैया टूथपेस्ट को अगर आप ऐसे उल्टा भी कर दो तो भी टूथपेस्ट में से पेस्ट निकलता नहीं जब तक आप प्रेस ना करो। लेकिन अगर मान लो टूथपेस्ट में पानी भरा होता था, धड़ाम से जैसे उल्टा किया धड़ाम गिर जाता, तो वो चीजें ना हो इसीलिए उसको जेली फॉर्म में रखा गया है। तो अब होगा क्या, ये Zn+2 जो खुदे सारे बन है ना, अब ये KCl 2 हिस्सों में टूटेगा, K+ और Cl-। Cl- Zn+2 के कांटेक्ट में, मैं पहले बोल रहा हूं कांटेक्ट में आएगा बेटा, रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ कांटेक्ट में आएगा। इससे होगा क्या, जो Zn+2 उसके पास जा रहे थे वो अब नहीं जाएंगे और इसके पास आएंगे। कंपाउंड तो बना नहीं सकते भैया पानी में, वो आयंस में स्प्लिट रहेंगे लेकिन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना कि इलेक्ट्रॉन की तरफ। सेम लाइन K+ इधर आया तो SO4 अब इस इलेक्ट्रॉन से नहीं जाएंगे झगड़ा करने, K+ बस खाली इस SO4 के कांटेक्ट में आएंगे और इनको क्या करेंगे, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि भैया हाँ आप रिएक्ट हमारे साथ नहीं करो तो क्या हुआ, पास तो हो, इलेक्ट्रॉन को आने दो आराम से। तो अब ये इंटरेक्शन होने के वजह से ये जो हमारा पूरा गैल्वेनिक सेल था वो काम करता रहेगा कंटिन्यूअसली, कोई बाउंडेशन नहीं आने वाला इसके लिए, ठीक है। तो सारे बच्चे शायद मुझे लगता है इतनी चीजें तो जरूर समझ गए। देखो मेरा ये टर्म इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझाना, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे ना तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, सही बता रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो जो बोला ना पता है बड़ सब कर दिया ना, वो सब यही लिखा हुआ था। देखो यहाँ पे सारे एक एक टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आप चाहो तो देख भी सकते हो उसको, ठीक है। आगे आपकी इच्छा है भैया देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, जाओ मेरा कुछ थोड़ी ना जाता है। तो बोलते ना सर लोग, जाओ जो करना है करो, हमारा क्या जाने वाला है। तो वही सेम लाइन मेरा भी, जाओ जो करो होगा ना, हमारा क्या जाने वाला है। लेकिन प्लीज देख लेना, क्योंकि अगर देख रहे होगा तो बेटा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का। सोचो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम, सबसे पहला तो भैया न्यूट्रलिटी, कहीं लिखा न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी डू नॉट रिएक्ट इन सोल्यूशन, नहीं, इट कंप्लीट द सर्किट अलाउ द फ्लो ऑफ आयन फ्रॉम वन टू, हाँ ये तो मैंने बोला, हाँ न्यूट्रलिटी ये मेंटेन करता है, पहली चीज न्यूट्रलिटी। और दूसरा आयंस का फ्लो आसानी से हो जाता है, जिसके वजह से वो जो प्रिवेंशन होता है कि जाने नहीं देता है इलेक्ट्रॉन को, आने नहीं देता इलेक्ट्रॉन को, वो काम हमारा आसान हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करो, तो देखो रिएक्शन पहले पूरा याद होना चाहिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि सबका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। उससे पहले आपको याद कर रखना है कि सॉल्ट ब्रिज को हम ये डबल लाइन, ऐसे डबल लाइन से हम सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुद्दा आता है गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे, ये सब में होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ गैल्वेनिक में। इलेक्ट्रोलाइटिक में बेटा यही होने वाला, ये आपको याद रखना है कि गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक कुछ भी हो सब में यही होगा, बस नेगेटिव प्लेट गैल्वेनिक में एनोड होगा और पॉजिटिव प्लेट कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डैनियल सेल की। देखो डैनियल सेल जनरली क्या कहता है कि अगर गैल्वेनिक सेल में मान लो आपने कुछ भी बनाया, हमको उससे मतलब नहीं है, 2 कंटेनर लिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिंक का इलेक्ट्रोड, मेरी बात समझिएगा, और जिंक सल्फेट हो, कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट हो, अगर यही है तो भैया उसी को हम लोग बोलते हैं डैनियल सेल। समझ में आ गया। अब इनका रिएक्शन तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, रिएक्शन आप सारे बच्चे जानते हो, बट हाँ इसी रिएक्शन को अगर कोई कह रहे सेल रिप्रेजेंटेशन में कीजिए तो आपको तरीका याद रखना है। जिंक से क्या बना, Zn+2, सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं, जिंक से बना Zn+2, फिर बीच में आया सॉल्ट ब्रिज, मेंटेन करानी है न्यूट्रलिटी, जिंक से बना Zn+2, याद रखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिखना है, फिर रिडक्शन, तो Cu+2 से क्या बना बच्चों, कॉपर, Cu+2 से क्या बन गया भैया, कॉपर। ये पूरा है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। एक लाइन का मतलब जिंक से कुछ बना होगा इसलिए एक लाइन बना है, तो मतलब जिंक से Zn+2 का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज है, फिर Cu+2 से Cu, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, वेरी गुड। तब तो अगर कोई आपसे कह दे कि हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, क्या लिखिए, हाफ सेल रिएक्शन, तो कुछ करना नहीं है, अलग अलग बताना बस, खाली जिंक से Zn+2 कैसे बना,
ठीक है, समझना बस। जिंक से जिंक प्लस 2 कैसे बना, कॉपर प्लस 2 से कॉपर कैसे बना, पूरा लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन लूज यूज करके। फिर दोनों रिएक्शन को अगर आप जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट सेल रिएक्शन। जैसे एक क्वेश्चन है कि आप इन दोनों का हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, जिंक और एजी का, तो ये तो लिख दिया हमने। लेकिन अगर नेट सेल कहेगा ना तो एक बार ध्यान दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का बेटा लॉस हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो नेट सेल में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है भैया कि इलेक्ट्रॉन सबके होने चाहिए बराबर। अगर मान लो, खुद ही सोचो, मैं कह रहा हूँ लो भैया मैंने 1000 रुपए लुटा है और मुझे पता चल रहा है कि 500-600 नीचे गिरे, 500 पता नहीं कहाँ गया तो आप खुश हो गए, आप तो गायब हो जाओगे, आपको अरे बाबा 500 उड़ गया, ये कौन सा मशीन आ गया भैया, नोट फेंकते पैसा गायब हो गया। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर रहे हो उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने चाहिए इन नेट सेल रिएक्शन। तो मेंटेन कैसे करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, फिर ऐड कर दो किसको, ये 2 से मल्टीप्लाइड होने के बाद जो आया वो, प्लस ये जिंक वाला रिएक्शन। बस बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी 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 एंड वेरी टैलेंटेड। देखो अब यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये रिएक्शन आपको दे दिया है, कह रहा है सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो एक बच्चा ना बहुत अच्छा सवाल भी किया था लेकिन वो फंस गया था, पता क्या, इसको देख के ना उसने ऐसे लिख दिया, Cu से Cu+2 बना, ठीक है, डबल बनाया, फिर 2Ag+ कर दिया। मैं पहले एक सजेशन दे दूं बेटा, जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, आपको ज्यादा मॉलिक्यूलर लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बता रहे हो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है या नहीं। ये जो आपको दिया हुआ ये है नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन से हम कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक एक एटम का देखते हैं भैया कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा, बस सारा थोड़ी ना हम देखेंगे। ठीक है, तो आप शायद मेरी बातें समझ रहे हो। जहां पे भी लगे ना कि भैया डाउट हो रहा है तो प्लीज कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑप्शन भी दे दूंगा कि आप कहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जरूर कीजिएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मेरी डायग्राम तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हाँ फिर मैंने पूरी कोशिश की है। एनसीईआरटी की चीजें याद रखिएगा, आपको शायद मुझे जहां तक याद है एनसीईआरटी के आपको दूसरे पेज पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहला पेज, दूसरे पेज में ये आपको खूब भयंकर बना हुआ दिख जाएगा। वैसे मैंने इतना भयंकर तो नहीं बनाया बट हाँ लिखा सब कुछ है। पता क्या है, मैं आपको पहले बता दूं, गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ ऑफ सेल पता चला हमको वो आया 1.1 वोल्ट। डैनियल सेल की मैं बात करूं, अगर कंसंट्रेशन सब कुछ एग्जैक्ट लिया गया हो तो 1.1 वोल्ट, यानी यहां से जो करंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 1.1 वोल्ट आ रहा है। अब आप मेरी बात समझिएगा, यहां से 1.1 वोल्ट आ रहा है और मैं बाहर से क्या कर रहा हूं, मैं बाहर से क्या कर रहा हूं बच्चों, आप एक बात समझिएगा कि मैंने, एक मिनट जस्ट सेकंड, ओके चलने लगा ना। हाँ, वो बहुत तेज से कूलर की आवाज आ रही थी तो मुझे भागना पड़ा, नहीं तो आपको मेरी आवाज नहीं आती, इतनी तेज आवाज आ रही थी। ठीक है, चलो गर्मी का टाइम है, आपके घरों में भी कूलर चल रहा होगा। अब ये क्या मजाक हो रहा है, लीव इट। चलो हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा भैया चलो एक हिसाब से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, समझना इस बात को। मैं कह रहा हूँ मेरे पास इतना पावर है ना, मेरे पास इतना पावर है कि मैं इस पत्थर को गिरा सकता हूँ, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास इतना पावर है कि मैं पत्थर को गिरा सकता हूँ। ठीक है, और उधर से ना कोई एक और आ रहा आदमी, एक और आदमी आ रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो पत्थर को गिराने के लिए उतना पावर रखा हुआ है, अगर इसका पावर इसके पावर से मान लो लेस है, ये मोर है ये लेस है, तो क्या ये पत्थर गिरेगा? बहुत आराम से, बहुत ज्यादा आराम से। अच्छा मैंने कहा जितना इसका पावर है ना उतना एग्जैक्ट पावर इसमें, मतलब ताकत की बात कर रहा हूं कि जितना तेजी मार रहा है ना उतना ही तेजी ये भी मार रहा है। ठीक है, युद्ध हो रहा है, जैसे WWE देखे हो, ये है खली और ये कौन है, बढ़िया नाम लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं बटिस्टा, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़ रहे हैं, पता चला खली ज्यादा पावरफुल है तो बटिस्टा जीतेगा, हार गया, मतलब इसका ही पावर दिखेगा, ओहो हम अपने हिसाब से चलेंगे। खली और यहाँ पे आ गया ब्रॉक लेसनर, दोनों सेम पावर के, अब कौन जीतेगा? अगर दोनों की पावर सेम है तो कोई नहीं जीतेगा, रोने लगेंगे, लेट जाएंगे कहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, कहेंगे ना हम जीते ना तुम जीते। अब यहाँ कह रहे खली यहीं पे है, यहाँ पे आ गया अंडरटेकर, इससे भी ज्यादा पावरफुल। अब कौन जीतेगा? अंडरटेकर, यानी इंपैक्ट किसका दिखेगा? इसका। अगर ये आप चीजें समझ गए हो, पावर की बात समझ गए हो, तो यहाँ पे आपको सब समझ में आने वाला। पूछो कैसे? मैंने कहा कि हमको पता चल गया मेरी पावर इतनी है, मैं बाहर से
जो पोटेंशियल डिफरेंस या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हम इलेक्ट्रिसिटी जो दे रहे हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप्ड हो रहा है, अगर वो 1.1 वोल्ट से कम है, देखो अंदर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 1.1 वोल्ट, अगर उससे कम है तो क्या इसको कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं, अपने हिसाब से चलता रहेगा। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वैसे अभी भी होगा। जिंक से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर जाएंगे? कॉपर की तरफ। जिंक से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा किधर? कॉपर की तरफ। लेकिन अगर जितना अंदर डेवलप्ड हो रहा है उतना ही बाहर से मैं अगर दे दूं, इक्वल एकदम एग्जैक्ट दे दूं, तब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा? कहीं से नहीं। तो लिखा भी इसलिए नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, नो केमिकल रिएक्शंस। लेकिन अगर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कहां से? जिंक रॉड से कॉपर की तरफ। और जिंक डिसॉल्व होगा कहां पे? एनोड पे। और कॉपर डिसॉल्व होगा, कॉपर आयन डिसॉल्व होगा कैथोड पे। समझ में आ गया? जिंक तो आयंस में कन्वर्ट होता है और ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है। अब मैं ये कह रहा हूं, अब उल्टा करते हैं, जितना 1.1 वोल्ट यहां हो रहा था उससे भी ज्यादा ले। आप सोचो, मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही थी सब उल्टा होने वाली है। पहले इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा था? जिंक से कॉपर, अब किधर से? कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रिसिटी जो हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जिंक टू कॉपर, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कॉपर टू जिंक होता है, इसमें क्या होगा? जिंक टू कॉपर। सब उल्टा कर रहा है। जिंक कहां पे हो रहा था डिपॉजिट? डिपॉजिट हो रहा था जिंक ना डिसॉल्व हो रहा था बेटा। जिंक कहां हो रहा था? डिसॉल्व हो रहा था। लेकिन इसमें जिंक क्या होगा? डिपॉजिट होगा। उसमें कॉपर क्या हो रहा था? डिपॉजिट हो रहा था। इसमें कॉपर क्या होगा? डिसॉल्व होगा। यही हमको समझना है। अगर आप ये टर्म समझ गए तो बहुत इजी होगा आपको समझने के लिए आगे वाले पॉइंट्स। पता है ये असल में किस तरह से बिहेव करने लगा बेटा? ये बिहेव करने लगा एज लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लेकिन हाँ, मैंने कहा अभी मैं आज इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ एक ही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, वो है गैल्वेनिक सेल। तो मैं पूरी बात सिर्फ उसी से रिलेटेड करने वाला हूँ, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत अच्छी पॉइंट्स लिखा है। कह रहा है जब कंसंट्रेशन ऑल स्पीसीज का हाफ सेल में क्या हो जाए? यूनिटी, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आईयूपीएसी के हिसाब से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको नहीं जानना है, हमको सिर्फ क्या जानना है? रिडक्शन पोटेंशियल। वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहलाएगा। अब सवाल सेल पोटेंशियल क्या होता है? तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो भी डेवलप्ड हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल। ये माइनस क्यों लिखा ना, पहले मैं इसका आप सभी बच्चों को जवाब दे दूं। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ये माइनस क्यों लिखा है पहले मैं इसका सभी बच्चों को जवाब दे दूं। जनरली मैं अगर बात करूं तो माइनस आने के पीछे रीजन ये है क्योंकि एनोड पे होता था ऑक्सीडेशन। क्या होता था बेटा? एनोड पे ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन ही लिखता बेटा तब तो ये प्लस में होता साइन, लेकिन क्योंकि इसको भी रिडक्शन फॉर्म में लिख रहा है, रिडक्शन एट एनोड, तो इसको हम लोग खुद क्या लिखेंगे आप सोचिए। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस माइनस का चार्ज लगा होता है। किसी का भी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हो, रिडक्शन पोटेंशियल की भी ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। तो हमको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि भैया आईपीसी ने बोला है कि सबको किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कीजिए। सारे बच्चे बताइए किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कीजिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड इसका किसमें होता है? रिडक्शन पोटेंशियल, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मजबूरन हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? रिडक्शन। देखिए मैंने लिखा भी है, ऑक्सीडेशन होता था, इसमें क्या होता था भैया? ऑक्सीडेशन। बट हम कर क्या रहे हैं? रिडक्शन। हम कर क्या रहे हैं? रिडक्शन। तो भैया जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो उल्टा नहीं हो जाएगा इसकी वैल्यू? कैथोड कहां होता है? याद करो, राइट साइड में। एनोड कहां होता है? लेफ्ट साइड में। इसीलिए ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिख दिया समझने के लिए बस, ठीक है? तो शायद सारे बच्चे हो गए होशियार। अब बताने वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये तरीका जो है ना, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं होता क्या है इसमें। अगर आप ये समझ गए तो आपको शायद सब कुछ समझ में आने वाला है। देखो अब इसको एक एग्जांपल लेता हूं मैं तराजू से। मैंने कहा यहाँ पे मैंने रखा 1 kg। अच्छा बताओ, जब ये तराजू एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे आ जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सामान रखा है वो भी 1 kg के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो शायद आपको सच्चाई पता चलने वाली है थोड़ी देर में, लेकिन ये स्टैंडर्ड शब्द इसीलिए लिया गया है, सच्चाई बता रहा हूं, आगे इसी की हेल्प ली जाएगी किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। काम क्या किया गया? एक कंटेनर लिया गया बड़ा सा,
और यहाँ पे एक ट्यूब बनाया गया जिसमें वायर के थ्रू इसका कनेक्शन दिया गया और हाइड्रोजन गैस की एंट्री इधर से हुई थी, हाइड्रोजन गैस की एंट्री इधर से हो रही थी। पूरा सॉल्यूशन जो है वो H प्लस आयन का है। किसका है? H प्लस आयन का। अब आप एक बात समझिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे पता चलेगा इस पूरे कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन। अगर आपको ये बात पता चले कि ये जो हाइड्रोजन गैस आ रहा है बच्चों वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, मेरी बात समझिएगा, हाइड्रोजन गैस जो आ रहा है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, मतलब कंफर्म ये बात है कि हाइड्रोजन H प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा, कंफर्म है। आप खुद सोचिए 0 से +1 हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है? और हमको ये पता चले हाइड्रोजन गैस आ रहा है लेकिन कंज्यूम नहीं हो रहा, और ज्यादा यहां से हाइड्रोजन गैस निकलने लग रहा है, बनने लग रहा है। अब क्या होगा? यहाँ पे डिपोजिट होते होते फिर हाइड्रोजन गैस यहाँ जाने लगा, मतलब हाइड्रोजन गैस अगर बनने लग रहा है बेटा, इसका साफ साफ मतलब ये है कि उसमें क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ये H प्लस आयन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? H2। बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम कर लेंगे, लेकिन आप पहले लॉजिक समझिए, यहीं से आपको सब क्लियर होने वाला है। इसलिए मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कि भैया हाइड्रोजन गैस को देख के हम कैसे समझेंगे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अगर पूरा हाइड्रोजन गैस कंज्यूम हो जाए मतलब भैया साफ साफ है कि खत्म हो गया, सबका सब खत्म हो गया। तो अगर सबका सब खत्म हो गया है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं सब, लेकिन पता चला हाइड्रोजन गैस जो आ रहा है कंज्यूम ही नहीं हो रहा और ज्यादा हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो सीधी सी बात है ना बच्चों, आप समझो, सीधी सी बात है कि भैया अगर हाइड्रोजन गैस बन रहा है यानी H प्लस आयन से H2 बन रहा होगा तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन। ये कैसे होता है? इसके पीछे सबसे बड़ा हीरो है यही प्लैटिनम, क्योंकि आपको पता है वो इनर्ट है, मतलब हाइड्रोजन गैस वहां पे आके डिपोजिट हो सकता है, रिएक्ट नहीं करेगा। ये इजी ट्रिक अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिस्टों ने कहा कि हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं क्या होता है? 0। चाहे आप ऑक्सीडेशन निकालो बच्चों, चाहे रिडक्शन निकालो, हमको इससे कोई मतलब नहीं, इनका क्या बताएगा? 0। ठीक है, यहीं से हमारा काम हो गया था थोड़ा सा आसान। अब इनका मेजरमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए भी मैं पहले एक बार अपनी बैटरी जरूर चेक कर लूं। 13%। चलो, ओ माय गॉड, मजा आता है ऐसे करने में। आप लोग भी करते हो ना, फोन ऐसे करते रहते हो, मैं भी ऐसे करता रहता हूँ कभी बार। झूठ में नोटिफिकेशन चेक करता हूँ, झूठ में फेसबुक चलाता हूँ, झूठ में इंस्टाग्राम चलाता हूँ, अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। तो जब रात में सोता हूँ रियलाइज होता है अबे कितना गलत काम किया, फिर बैठ के पढ़ता हूँ। ठीक है, वो अलग बात है कि मैं ये नहीं पढ़ता हूँ, मैं कुछ और पढ़ता हूँ, सरकारी पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता हूँ दिखाने के लिए घर वालों को कि मैं भी कुछ तैयारी कर रहा हूँ। बट अच्छी बात है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। देखो अब मैं बात करने वाला हूँ किस चीज पे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टर्म जो है कैसे आप निकालोगे मैं पहले बता दूं। एक साइड, किसी भी एक साइड, आपकी मर्जी, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, एक साइड आप हाइड्रोजन का पूरा कंटेनर याद रखो वहां पे जो रखा था, और एक साइड ना आप जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हो उसको रख दीजिए, शॉर्ट ब्रिज पूरा अच्छे से कनेक्शन भी कर दीजिए। होगा क्या, बस आप एक चीज समझिएगा, मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूं, आप ऑब्जर्वेशन बस कर कीजिएगा। या तो जैसे मान लिया आपने कॉपर रखा, अगर आपको ये पता चल जाए कि कॉपर धीरे धीरे खत्म हो रहा है इलेक्ट्रोड, यानी कॉपर से क्या बन रहा है भैया? कॉपर आयन, यानी यहां पे हो रहा ऑक्सीडेशन, यहां पे हो रहा होगा रिडक्शन। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि भैया यहीं पे वो चीज होने वाली है, मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन अगर हो जाए, मान लो कॉपर जो था अब उससे मोटा ही होने लगे, रॉड थिक होने लगे, तब आप क्या कहोगे? तब तो भैया यानी इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब आप मुझे जो भी आप ऑब्जर्व करो, मुझे इससे मतलब नहीं, बट मैं आपको पहले बता दूं कि कॉपर का यहाँ पे होगा रिडक्शन, क्योंकि साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि भैया ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, थिक होते चला जाएगा। उस हिसाब से हमको पता है कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा बताओ हाइड्रोजन का क्या होता है भैया? रिडक्शन पोटेंशियल 0। यानी जो भी आप इस पे डेवलप्ड देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आएगा वो इधर लिख दो और वहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कॉपर की जगह मान लो मैंने यहाँ पे जिंक रख दिया। मैं पहले बता दूं यहाँ पे जिंक का रॉड पतला होते चला गया। अब पतला अगर हो रहा है तो आप ये मुझे बताओ, अगर ये पतला हो रहा है यानी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब किधर रखा आएगा? इस साइड में, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या रखा आएगा? हाइड्रोजन। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, यहां से आप देखिएगा भी, ये जिंक का शायद, हाँ मैंने एग्जांपल लिया भी।
तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया 0.6 आ रहा है, लेकिन पहले ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भैया, हाइड्रोजन, उसको रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ना, रिडक्शन। मैंने आपको बताया है कि भैया रिडक्शन वाले को पहले रखो, माइनस ऑक्सीडेशन। तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0, और इसका तो माइनस में इतनी वैल्यू आ रही, तो प्लस में कितनी आएगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तरीका है बच्चों, आपको पता चले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, फिर आप किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सको। ये तरीका इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि जनरली किसी भी लाइक कंटेंट में नहीं दिया गया है। कोई बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता कि सर हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते वक्त, तो सीधा सा ज्ञान जो आपको अभी बताया। अब एक टर्म आता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, सुनते जाइएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड हमसे ये बोलता है कि ऐसे कोई भी मेटल आप उठा लो जो रिएक्ट ना करें किसी भी आयंस से, किसी भी एटम से, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना हो, लेकिन अपने सरफेस पे दो चीज करने दें, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। मतलब खुद इन्वॉल्व कैसे ना हो, आयंस के फॉर्म में, या डिसॉल्व ना हो, या खुद किसी से रिएक्ट ना करें, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने दें। क्या भैया हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर ही कुछ भी स्टिक होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है नर्स इक्वेशन। इसको समझाने से पहले मैं आप सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बता दूं। नर्स इक्वेशन जानने से पहले ये फॉर्मूला जो जो बच्चों को पता है उनको तो शायद ये फॉर्मूला इजी लगेगा, लेकिन जिनको नहीं पता है शायद उन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगे। अगर आप ये पूरा फॉर्मूला नहीं जानना चाहते हो कहां से आया, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ऐसे रट्टा मान लेना। लेकिन अगर ये आपको थर्मोडायनेमिक्स वाला ये फॉर्मूला अगर पता है तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। वर्क डन जो होता है वो वी क्यू, ये तो याद है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू वी क्यू होता है। इस Q की बात नहीं करूंगा, लेकिन पहले इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, E, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो तब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी का निकल रहा है, या E सेल इसी का निकल रहा है। ठीक है, तो आप V लिखो चाहे E लिखो, एक ही चीज है। लेकिन ये Q क्या होता है, याद है सब बच्चों को, Ne लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज, वो 1.6 into 10 power minus 19। मैं ये कह रहा हूं इसके जगह आप ये भी लिख दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। कारण मैं अब आपको बताता हूं, ये NF क्या खेल है। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होते हैं बेटा 6.022 into 10 to power 23, होता है एक मोल, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to power minus 19। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो आपको लगभग वैल्यू आती है 96483 कूलाम्ब। एक मोल में इतना आ रहा है। अगर मान लो 2 मोल होता तो 2 इंटू करते, 3 मोल होता तो 3 इंटू करते। इसी को नियर अबाउट पता है क्या ले लिया गया, साइंटिस्टों ने खुद बोला 96500। इसी को इन्होंने नाम दे दिया फराडे कांस्टेंट, F। तो यानी जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे आप मल्टीपल करोगे विद ई सेल। याद रखो, सारे बच्चे ने सुना भी होगा शायद, जब वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में मैं बात कर रहा हूं, अगर बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम खुद करे, तो उस वक्त गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती थी, निगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो क्या बच्चों, वो जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाया, मेरी बात समझिएगा, G0 प्लस RT Q। मैं ये कह रहा हूं इसकी जगह आप माइनस NFE नहीं लिख सकते हो। देखो वहां पे W इक्वल टू क्या था, माइनस डेल्टा G इक्वल टू प्लस NFE। तो अगर मैं इसको भूल जाऊं तो डेल G इक्वल टू माइनस NFE नहीं हो सकता, लिख दिया हमने। डेल G नॉट की जगह क्या होगा, माइनस NFE नॉट, NFE नॉट प्लस RT Q। अब माइनस NF का आप देखो कुछ मत करो, हर जगह डिवीजन कर दो, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, लेकिन यहां नीचे आ जाएगा RT/NF। मैं ज्ञान देता हूं सारे बच्चों को। अगर बेटा आप ln को ना log में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं पहले बता दे रहा हूं, E इज इक्वल टू हो गया हमारा E0 माइनस 2.303 RT हो जाएगा अपॉन NF log Q। जो बच्चा ये समझ गया मेरे लाल, आप नर्स इक्वेशन समझ गए, क्योंकि यही नर्स इक्वेशन ही है।
बस Q का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आपको याद रखना। काम खत्म बच्चों, देखो यहाँ पे साफ साफ दिया है। अब log E की जगह इसने 2.303 लिख दिया। याद रखिएगा अगर टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होगा बेटा, तो ये पूरा 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू आती है 0.059 अपॉन N। क्या आती है, 0.059 अपॉन N। ये आप चाहो तो लिख सकते हो। अब मैं इतना लंबा चौड़ा आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं डैनियल सेल है, आप खुद मुझे बताइएगा Zn+2, सॉरी उल्टा लिख देना, Zn(Cu+2) gives Zn+2 + Cu। तो आप जनरली लॉग का देखना, बस यहाँ पे लॉग की बात कर रहा हूं, तो आप लॉग पे क्या लिखोगे, Zn+2 प्लस नहीं सॉरी इंटू Cu अपॉन Zn(Cu+2)। देखिए एक चीज मैं आप सारे बच्चों को एक चीज बता दूं जो अभी तक मैंने नहीं बताया, जो सॉलिड स्टेट में होता है ना, आयंस में नहीं है, अगर सॉलिड स्टेट में, गैसेस की नहीं बात कर रहा हूं, सॉलिड स्टेट में इनकी वैल्यू आप 1 हमेशा मानोगे, इनकी वैल्यू आप हमेशा 1 मानोगे, क्योंकि भैया ये तो सोल्यूशन में इन्वॉल्व ही नहीं हुए। जब इन्वॉल्व ही नहीं हो तो बात कहां से करोगे आप, तो इनकी वैल्यू आप हमेशा क्या मानोगे, 1। यहां से हो गया आपका पूरा फॉर्मूला तैयार, यानी एक जो कॉपर था यहाँ पे वो भी 1 हो गया, Zn+2 ये भी 1 हो गया, तो यही रख सकते हो आप। N की वैल्यू क्या लोगे, सवाल ये भी है N की वैल्यू क्या लेंगे, तो मेरे लाल N कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो N की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये क्यों लिखे 2.303 RT क्यों लिखे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर अभी जितने में क्वेश्चंस लूंगा उसमें मैं टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन लूंगा। अगर कहीं बोल दे कि नहीं 300 केल्विन हो रहा है, तब तो भैया आपको 2.303 RT वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मजबूरन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नंबर सफा हो जाएगा, पेट सफा रोग दफा हो जाएगा। चलो अब हम लोग आ रहे हैं कहां, इस क्वेश्चन पे। देखो सारे बच्चों से मैं एक्सपेक्ट भी हो रहा हूं कि शायद आप मुझे बताओगे। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, मैं आपको फिर ज्ञान देता हूं। कोई भी इक्वेशन हो, सबसे पहले तो भैया उनका इक्वेशन जरूर लिखना चाहिए। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, लिख दिया। ध्यान से देखो बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। आप ये बताओ कहीं से जाती है, मैं 300 का नोट उड़ा रहा हूं और पता चला नीचे 200 का नोट गिरा है, तो काम हो जाएगा क्या, अरे रोना आ जाएगा कि अबे 100 का नोट गया कहां। तो वही सेम काम यहां पर भी होना चाहिए कि भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हो बेटा, उतने इलेक्ट्रॉन्स कम से कम एक्सेप्ट हो जाएं। तो उसके लिए हमें हमेशा रिएक्शंस को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। ये जो बच्चे ना रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस हमेशा करते थे मल्टीप्लाई हुए करके। तो ऐसे ही खेल हमने भी यहाँ पे भी खेला। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके 6 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश की। आ गया मेरा काम खत्म। लेकिन अब एक छोटा सा जो ट्विस्ट आता है वो सारे बच्चे समझिएगा। अगर आपको यहाँ बच्चों कोफिशिएंट दिखता है, मेरी बात समझ लीजिएगा अच्छे से, ये बात रिएक्शंस में शायद मैंने ना की हो लेकिन यहाँ पे जरूर करूंगा। अगर आपको कोफिशिएंट दिख रहा है ना, जैसे आप ब्रैकेट में लिखते हैं ना Fe+2 आयन या कुछ भी, बेटा जो कोफिशिएंट है उस पर पावर भी उतना ही लगा दोगे, ये गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे इस पे गलती कर देते, पावर उतना लगाना नहीं तो नंबर उड़ जाएगा, बचेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें सारे बच्चों को ध्यान रखना। देखो मैंने भी यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि आपको भी समझ में आए। देखो क्रोमियम पे +2 मतलब 2 था बाहर, यहाँ 3 था, तो मैंने वही पावर भी लगाया है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। देखो पूरा सॉल्विंग तो हो गया है, लेकिन आपको भी तरीका मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज सॉल्व होता है। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल की दुनिया तो अच्छी है आप लोग के लिए, लेकिन फिर भी इस न्यूमेरिकल को भी एक बार देखो। देखो यही है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे वही वैल्यू रखते रहना है, ये याद रखना। पावर और कुछ भी बैलेंस करने के बाद मान लो ये 2 Ag हो गया तो पावर 2 कर दिया, लेकिन अंदर तो ये वैल्यू रखोगे, फिर पावर 2 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, फिर आप उसके बाद इनको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा लॉग की वैल्यू जिन बच्चों को नहीं आती ना निकालनी, उनके लिए, क्योंकि मैंने बच्चों से प्रॉमिस भी किया था, नेक्स्ट वाले वीडियोज में मैं लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला था उसका भी मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब इसके बाद एक नेक्स्ट हम आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले मैं बता दूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये शब्द आया कब। जैसे मान लो रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी खूब बढ़िया निकला था, शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा सोचो शॉर्ट सर्किट होने मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देगा, करंट होना प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर हमको ये पता चलेगा कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों, तो क्या वहां पे अटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम।
देखो यही टर्म वहां पे बता रहा है कि मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट अगर हमको ये लगने लगे भैया इक्वल क्वांटिटी में बन रहा है, तब उस वक्त क्या अटेन होता है, इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा जब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, आपको सोचो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पे वो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो ऊपर लगा होता है उस पर कोई डिफरेंस नहीं दिखाएगा। मतलब उस वक्त ई सेल हमारा क्या होगा, जीरो। वोल्ट मीटर पे कोई डिफ्लेक्शन दिखाया नहीं तो वहां पे हमारा ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो पहले मैं आपको बता दूं, इसको रखो ऊपर, इसको रखो नीचे, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि भैया ये ए है वो रिएक्टेंट और ये है इसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट को रखना पार, मतलब पार रखना है। समझ गए? ये देखो ये सारा खेल वैसे ही हो रहा है, जा रहा है एकदम सेम टू सेम, लेकिन ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसकी जगह आप केसी नहीं लिख सकते हो, देखो हमने लिख दिया, लिखा, सारे बच्चों को दिख रहा है, हमने ये लिख दिया, बहुत मेहनत नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं अगर आपको केसी की वैल्यू निकालनी हो तो एन इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये नीचे गया, तो केसी का क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस। मैं आपको दो चीज बोल रहा हूं, दो चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, एंटी लॉग और लॉग के कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले बच्चों एटलीस्ट आप लॉजिक जरूर समझ लीजिए। ये देखिए इस पे न्यूमेरिकल भी है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, पूरा दिया हुआ है सारा चीज। पहले तो आप रिएक्शन बैलेंस किए, बैलेंस करने के बाद आपको एक चीज पता चला कि आपको यहाँ पर भी एंटी लॉग की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की केसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एंटी लॉग ये कैसे हुआ, ये खेला हो गए लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी उससे पहले मैंने आपको जो चीजें बताई प्लीज जरूर देखिएगा। अब देखो इसके बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं पहले आपको बता दूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहता है क्या, दो तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा आप उसी को मानो। आप बस ये समझो या तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल को आप अरेंज कर दो, वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फायदे क्या है इसके, सबसे बड़ा फायदा तो भैया हमको ये पता चल जाएगा भैया जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, याद रखना वहां पे कौन सा भैया, रिडक्शन पोटेंशियल, वहां पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। हमको अगर ये पता चल जाए कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका हाई है उसका रिडक्शन होगा, तो जिसका लो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड पे रख दो, जिसका हाई जिसका रिडक्शन होगा उसको कैथोड पे रख दो। ये तो काम कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ये टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा बार बार वही चीज बोल रहा हूं ना मैं, चलो अब ये देखो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है। मैं चाहूंगा जो बच्चे इसको देख पा रहे हैं प्लीज बच्चों इनका स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। और एनसीईआरटी में कुछ भी दिया हो, कुछ ऐसे टर्म्स है जो मैंने खुद से लिखे हैं वो आपके काम आने वाले, कभी ना कभी तो काम आएंगे, तो प्लीज इन सबको भी लिखते रहिए। ये आप ही लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जितने भी हैं जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। ये पूरा मैंने दिखाया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि भैया जो ऊपर वाला है इसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज यही होगा। अब ध्यान से देखो नीचे वाले का सबसे हाईएस्ट है, यानी सबसे तेजी से रिड्यूस ये होगा, नीचे वाला सबसे तेजी से रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। तो जो सबसे तेजी से रिड्यूस होगा उसको कहाँ रखोगे, सोचो कैथोड पे। तो सबसे धीरे रिड्यूस होगा उसको कहाँ रखोगे, एनोड पे। तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो गलतियां करोगे, लिखित गलती करोगे। इससे फायदा क्या हुआ, गैल्वेनिक सेल में हमको फायदा क्या हुआ, हमको रिएक्टिविटी भी पता चलेगी। सोचो मेटल की मैं बात करूं, एक का मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, एक का बोल रहा हूं हाई है, तो यानी इनमें ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, ऑक्सीडेशन आसानी से होगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से होगा, इनमें आसानी से नहीं होगा। जिनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आसानी से होता है वो अच्छा मेटल होगा कि नहीं, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है वो हाई रिएक्टिव मेटल है, तो वो डिस्प्लेस भी कर सकता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है फिजिबिलिटी का। देखो एक कोई भी रिडॉक्सिडेशन फिजिबल तभी होगा जब जो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला है वो रिड्यूस हो, यानी कैथोड पे रखा हो रिडक्शन हो, और लोअर वाला क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, यानी कहां पे रखा हो, एनोड पे। ये तो मैं तब से बोले जा रहा हूं और शायद आपको समझ में भी आ रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल में मैंने जो बोला ना, आ गया मुद्दा कि भैया जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है वो हायर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि भैया वो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, डिस्प्लेस कर ले जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्टैंडर्ड सेल का, ये बहुत पहले से सीखते रहो, लेकिन फिर भी देख लो। स्टैंडर्ड के लिए कैथोड माइनस एनोड लिखने याद रखना, ये भी स्टैंडर्ड में होना चाहिए इनका वैल्यू, ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, नहीं तो मुझे लग रहा है मेरा बैटरी भी खत्म हो जाएगा। बस 1 सेकंड का मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जल्दी से
इसको चार्जिंग में लगाता हूँ, अदरवाइज इसका बैटरी हो जाएगा डेड, तो मेरी क्लास पूरी हो जाएगी चौपट। बहुत देर से जो मैंने मेहनत किया है उस पर फिर जाएगा पानी, और पानी शायद फिर ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो चाहे मैं हुआ चाहे आप हुए। चलो बच गया भैया, और मैं आ गया यहाँ पर। तो कैसे हो आप सभी बच्चों? होपफुली आपको मेरी आवाज भी आ रही होगी अच्छे से। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ ई सेल और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से रिलेटेड। देखो ये मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी चलो आप बोल रहे हो तो बता देता हूँ कैसे कैसे टर्म्स है। देखो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से देखो, सब लिखा है। G इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, कहाँ से आया? W इज इक्वल टू एन एफ ई होता है, माइनस डेल जी। हो सब तो लिख दिया मैंने। तो अच्छा है ना, आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो मेरा काम खत्म ही पे, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अब सारे बच्चे एक और चीज समझिएगा, इसमें बोल रहा है कि एक डैनियल सेल है जिसमें ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है और आपसे कह रहा है डेल जी नॉट निकालिए। तो क्या दिक्कत है भैया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, आपको याद है ना, एन पता चल गया। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पहले से पता है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, काम खत्म मेरा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, तो मैं ये तो आपको जरूर बताऊंगा और यही आखिरी पॉइंट भी बच्चों। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी की भी फिजिबिलिटी चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू देख लीजिए, या तो ई सेल की। अगर आपको पता चलता है कि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ये याद रखिएगा, अगर ई सेल पॉजिटिव में है तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव में होगा, क्योंकि दोनों देखिए एंटी है, ये पॉजिटिव में है तो ये वाला नेगेटिव में है, माइनस लग गया ना आगे। तो अगर ये पॉजिटिव में तो नेगेटिव में, अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन फिजिबल होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, ई सेल नेगेटिव और ये पॉजिटिव, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। रिएक्शन फिजिबल का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको खुद देना पड़ेगा एनर्जी, तब जाके काम करेंगे, तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मान लो 0 है, अगर ये 0 है तब क्या होगा रिएक्शन, तब ये सब कुछ 0 ही होने वाला, कुछ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है, गैल्वेनिक सेल के सारे टर्म्स आपको समझा दिए हैं। इलेक्ट्रोलिटिक और जो कंडक्शन बेसिस पे थे पॉइंट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट प्लीज बच्चों, जो भी चीजें आज मैंने आपको पढ़ाई है उतनी चीजें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। दिस इज ओनली फॉर योर हेल्प, कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। फिर भी अगर कहीं दिक्कत होता है तो मैं तो बैठा ही हूँ, ठीक है, मैं कौन सा सोता हूँ, हाँ मैं सोता बहुत हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की जगह रहूंगा और वीडियोस बनाते रहूंगा। सो प्लीज बच्चों इनको देखिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप को भी शेयर कीजिए, सो दैट इट विल गिव्स अ लॉट ऑफ हेल्प कि आप कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे। लॉग और एंटी लॉग मुझे याद है अच्छे से, आप भी परेशान मत होइए, मैं भैया इस पे वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, बहुत जल्दी आपको इस पे वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।